brought to you by Bank of India. Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле. अभी आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि उनका देश यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जंग चल रही है। 2.5 बरस से लंबा अरसा बीत चुका है। इस दौरान शांति और युद्ध विराम की कई कोशिशें हो चुकी हैं। जून 2024 में स्विट्जरलैंड में पीस समिट भी आयोजित की गई थी, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब पुतिन ने थोड़ी नरमी दिखाई है, कहा है कि बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने मध्यस्थता के लिए 3 देशों के नाम भी सुझाए। कौन से हैं ये 3 देश? ये हैं चीन, ब्राजील और भारत। दिलचस्प ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में यूक्रेन के दौरे से लौटे हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे पुतिन ने भारत, ब्राजील और चीन का नाम क्यों लिया और रूस यूक्रेन जंग रुकवाने में भारत की क्या भूमिका हो सकती है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। तारीख 24 फरवरी 2024। रूस ने यूक्रेन में अपनी सेना उतारी। इस हमले को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया। इसके महज 4 दिन बाद बेलारूस में युद्ध विराम पर पहली मीटिंग हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। बातचीत फेल रही। यह सिलसिला मार्च 2022 में भी चला, मगर बात नहीं बनी। इसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने 4 इंटरनेशनल मीटिंग्स करवाई। रूस का कहना था कि यहाँ सिर्फ यूक्रेन के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है। फिर जून 2024 को स्विट्जरलैंड में पीस समिट कराई गई। इससे रूस को दूर रखा गया, इसलिए भारत ने साझा घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया। 2 पार्टियों के बीच सुलह करवाने में मध्यस्थ की भूमिका सबसे अहम होती है। जैसे कतर हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता कराने का प्रयास कर रहा है। वो पहले भी ऐसा सफलतापूर्वक कर चुका है, क्योंकि कतर के दोनों पार्टियों के साथ अच्छे संबंध हैं। मगर रूस यूक्रेन जंग में न्यूट्रल पार्टी की कमी लग रही थी। सवाल पूछा जा रहा था कि कौन इनकी मध्यस्थता करवाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब खुद इसका जवाब दिया है। उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया। ये तीनों देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। जंग के बावजूद तीनों ने रूस के साथ संबंध बनाकर रखे और तीनों ही देशों ने रूस की खुलेआम आलोचना नहीं की। इन तीनों में सबसे मजबूत साख भारत की है। आप पूछेंगे कैसे? ये आगे समझेंगे। उससे पहले तीनों देशों के साथ रूस के संबंध समझते हैं। शुरुआत भारत रूस संबंधों से। भारत और रूस के बीच संबंध, आधिकारिक संबंधों की शुरुआत आज़ादी के महज 4 महीने पहले शुरू हुई थी, अप्रैल 1947 में। उस समय सोवियत यूनियन अस्तित्व में था। जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद सोवियत यूनियन ने भारत में औद्योगिकरण का समर्थन दिया। 1971 के युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद उत्तराधिकार रूस के पास आया। इसके बाद रूस और भारत के बीच संबंधों की शुरुआत नए सिरे से हुई। साल 2000 में सत्ता में आने के बाद पुतिन भारत के दौरे पर आए। इसके बाद दोनों देशों की दोस्ती लगातार मजबूत ही हुई। भारत लंबे समय तक हथियारों के लिए रूस पर निर्भर रहा। रूस ने भारत के स्पेस प्रोग्राम में काफ़ी मदद की। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा जो सोवियत संघ ने ही भेजा था। दोनों देशों के बीच व्यापार भी खूब होता है। 2023-24 में लगभग 5.5 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। बड़ा हिस्सा हमने रूस से इंपोर्ट किया। रूस को लगभग 35,000 करोड़ का सामान बेचा। दरअसल यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। जुलाई 2024 में पीएम मोदी का रूस दौरा हुआ। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा था। यह हुई बात रूस और भारत की। अब रूस और चीन के संबंधों की भी चर्चा कर लेते हैं। 1950 में सोवियत यूनियन और चीन ने मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें तय हुआ कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो दूसरा उसकी रक्षा के लिए आगे आएगा। 1960 के दशक में दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हुआ। छोटी सी जंग भी हुई। 1989 में तियानमेन स्क्वायर नरसंहार हुआ। चीनी सरकार ने लोकतंत्र की मांग कर रहे हजारों छात्रों पर टैंक चलवाए। इसकी दुनिया भर में निंदा हुई, मगर सोवियत यूनियन चीन के साथ खड़ा रहा। 1991 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद रूस बना। रूस बनने के बाद दोनों देशों के संबंध लगातार सुधरते चले गए। 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। रूस और चीन इसके शुरुआती सदस्य थे।
दोनों के बीच 2023 में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। चीन रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीदता है। दोनों के बीच मई 2024 में गैस डील हुई 33 लाख करोड़ रुपए की। इसके तहत रूस अगले 30 साल तक चीन को गैस पहुंचाएगा। इसके अलावा चीन पर यूक्रेन जंग में रूस को हथियारों की सप्लाई करने के आरोप भी लगते हैं। ये तो हुई बात रूस और चीन की। अब बात कर लेते हैं रूस और ब्राजील की। 1991 के पहले सोवियत संघ और ब्राजील के संबंध सामान्य थे। दोनों का फोकस अपने अपने इलाके पर था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और ब्राजील करीब आए। 1997 में दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते हुए। 2006 में रूस ने ब्राजील के न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए मदद की पेशकश की। 2022 में दोनों देशों के बीच लगभग 80,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। आपने भारत, चीन और ब्राजील के रूस के साथ संबंध समझे। आप समझते हैं कि तीनों देशों का यूक्रेन जंग पर क्या कहना है। सबसे पहले बात ब्राजील की। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब ब्राजील में जायर बोल्सोनारो राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में न्यूट्रल रहेंगे, रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। फिर जनवरी 2023 में लूला दी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने। उन्होंने भी स्टैंड नहीं बदला, रूस के साथ रिश्ते मजबूत रखे। अब चीन का क्या पक्ष है ये जानते हैं। उसने इस विवाद में रूस का साथ दिया, यूएन में रूस की निंदा वाले प्रस्तावों से किनारा किया, प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कारोबार जारी रखा। चीनी सरकार यूक्रेन जंग की समाप्ति के लिए एक पीस प्लान भी लेकर आ चुकी है। बाकी देशों में जाने से बचने वाले पुतिन जंग के बीच 2 दफा चीन की यात्रा कर चुके हैं। अब ये जानते हैं कि भारत ने इस जंग पर अब तक क्या कहा है। भारत ने सीधे तौर पर रूस की निंदा नहीं की। उसने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत से ये मामला सुलझाना चाहिए। पीएम मोदी जुलाई में रूस और अगस्त में यूक्रेन की यात्रा पर थे। इस दौरान भी उन्होंने विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए कहा और इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में रशियन स्टडीज के अध्यापक राजन कुमार से भी बात की। हमने उनसे पूछा कि पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग की मध्यस्थता के लिए भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया है। उनके बयान को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या पुतिन युद्ध विराम का हिंट दे रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि अभी जो पुतिन ने ईस्ट इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्तोक में जो समिट होता है उनका बहुत ही फेमस उनका ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहले शामिल हो चुके हैं। तो वहाँ पे जो अभी बोला गया है तो इसके 2-3 मकसद हो सकते हैं। पहला तो यह है कि आप जानते हैं कि यूक्रेन कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आता है कि जेलेंस्की वाशिंगटन जाने वाले हैं और वहाँ पे वो वहाँ के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं बाइडेन, कमला हैरिस और ट्रम्प, इन तीनों से बात करेंगे और शांति की बात वो करेंगे कि किस ढंग से शांति लाई जा सकती है, सीज फायर किया जा सकता है। तो पहली बात यह है। दूसरी कि कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी वहाँ पे विजिट हुई थी, आप जानते हैं, मॉस्को, और वहाँ पे बात हुई थी कि क्या मॉस्को, उसके बाद फिर यूक्रेन की विजिट हुई थी। तो भारत ने बोला कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात होनी चाहिए। तो एक वो दूसरी बात है। और तीसरी और सबसे प्रमुख बात, रूस जो अभी कहने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे अभी जो एक नैरेटिव जो वेस्ट के फेवर में जा रहा था कि जिसमें कि यह लग रहा था कि पश्चिमी देश और यूक्रेन तो शांति की बात कर रहे हैं लेकिन रूस शांति नहीं चाहता है। तो एक तरह से ये कोशिश हो रही है रूस की तरफ से कि नहीं, रूस भी शांति चाहता है, ये पश्चिमी देश हैं जो कि शांति नहीं चाहते हैं। अब सवाल है कि अगर वहां पे शांति की बातचीत होगी तो पश्चिमी देशों ने जो बातचीत का सिलसिला किया है शुरू, आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में पहले हो चुका है, कतर में भी थोड़ी सी कोशिश हुई थी, कतर ने मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन जो स्विट्जरलैंड में जो कोशिश हुई थी उसमें केवल पश्चिमी देशों को शामिल किया गया था। तो रूस का भरोसा पश्चिमी देशों पे नहीं है, वो भरोसा चीन पे पूरी तरह से करता है, भारत पे करता है और ब्राजील पे करता है। और और इस कारण से भी कि ये सारे जो ऑर्गेनाइज सारे जो देश हैं ये ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, और ये भी आप मान के चलें कि ब्रिक्स की मीटिंग भी होने वाली है अभी 2-3 महीने बाद अक्टूबर में। तो उससे पहले मुझे लगता है कि यह बताना चाहते हैं कि अगर बातचीत होती है तो उसमें इन देशों को शामिल किया जाए, क्योंकि ये सारे देश हैं जिन्होंने, किसी भी देश ने रूस को अभी तक कड़े शब्दों में आलोचना या जिसको कंडेम किया जाता है उसने रूस को नहीं किया है। यह जरूर है कि ये सारे देश भी यूक्रेन की सॉवरेनिटी
टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को जो संप्रभुता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये जो रूस ने कैप्चर किया है उस कैप्चर लैंड को ये देश नहीं मानते हैं कि रूस का लैंड है, चीन भी नहीं मानता है। लेकिन यह जरूर है कि ये जो मध्यस्थता की बात है इसी कारण से हो रही है कि रूस को लगता है कि पश्चिमी देशों का के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, वैश्विक दक्षिण के देश का होना जरूरी है। और रूस यह भी जानता है कि अगर रूस को जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें अपना स्टेटस अगर मेंटेन करना है तो वो जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं उन्हीं के सहारे कर सकता है। और इन्हीं कारणों से उन्होंने इन देशों की बात की है। पुतिन का बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन की फौज रूस के अंदर घुसी है। रूसी सेना उनको पीछे धकेलने में सफल नहीं हो पाई। क्या पुतिन पर उसका दबाव बढ़ा है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या रूस को यह लगने लगा है कि रूस युद्ध हार भी सकता है? क्या रूस को यह लगने लगा है कि जो कर्स्क में जो यूक्रेनियन आर्मी है वो मॉस्को में भी अटैक कर सकता है? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा डर से ज्यादा यहाँ पे रूस को दूसरी संभावना दिख रही है। रूस को यह लग रहा है कि अगर मॉस्को में अटैक होता है या मान लीजिए कि ये जो यूक्रेन आर्मी है वो ब्रिटिश जो स्टॉर्म शैडो है या हाइमार्स है या जो दूसरे पश्चिमी देशों के मिसाइल हैं वो अगर वहाँ के दूसरे सिटीज पे अगर मारना शुरू करता है तो रूस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और वैसी स्थिति में रूस को फुल फ्लेजेड अटैक करना पड़ेगा, सिविलियन टारगेट्स को भी अटैक करना पड़ेगा यूक्रेन में। और इसके अलावा यह काफी ज्यादा संभावना बनती है कि उसका युद्ध नाटो से छिड़ सकता है। मुझे लगता है कि रूस की यह भी कोशिश हो रही है कि उस इस ढंग की संभावना से कैसे बचा जाए। और सीज फायर की संभावना इसलिए भी थोड़ी सी बनती है कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर चूंकि अमेरिका में आप जानते हैं कि ट्रंप की आने की हालांकि अभी तो कमला हैरिस और ट्रंप में काफी नेक टू नेक फाइट है। लेकिन चूंकि एक वहाँ की जनता काफी सारी जनता है जो इस चीज को चाहते हैं कि वहाँ पे शांति की बात शुरू हो, रिपब्लिकन पार्टी खासकर। तो मुझे लगता है कि उनको यह भी लगता है कि अभी एक माहौल है, चूंकि यूक्रेन ने इसकी चर्चा की है तो इसी बहाने अगर निगोशिएशंस होते हैं तो उसमें निगोशिएशन में रूस अपना जो पोजीशन है कि नाटो यूक्रेन को मेंबर नहीं बनाएगा इसकी बात करेगा और अपने जो उसके करीबी देश हैं उनके माध्यम से यह बात रखवाने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि यही कोशिश है कि वो रूस नहीं चाहता है कि युद्ध अभी एस्केलेट हो। डरने की बात बहुत ज्यादा रूस के लिए नहीं है क्योंकि रूस ने तो कर्स्क में अपनी जो आर्मी है पूरी उसको भी नहीं लगाया। उनको लगता है कि जो पहले हमारा जो दूसरा एरिया है जो यूक्रेन का वह कैप्चर करें। और रूस उसकी ओर कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और अपनी आर्मी जो दोनबास और लुहांस्क के कोर्स में लगा सकता था उसने अभी तक नहीं लगाया और अपने एलीट फोर्सेस को भी नहीं लगाया, अपने जो एयरफोर्स है उसको उसको भी पूरी तरह वहां पे नहीं लगाया। और अटैक उसने यूक्रेन में जरूर बढ़ाया, काफी शहरों में काफी अटैक हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है ये उस डर से नहीं, एस्केलेशन के बढ़ने की संभावना से मुझे लगता है कि घबरा रहा है। पुतिन ने मध्यस्थता के लिए जिन देशों का नाम लिया है उनमें सबसे बेहतर स्थिति भारत की दिखती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भारत रूस और यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों से भी बात कर रहा है। तीनों पक्षों के साथ उसके संबंध अच्छे हैं। हमने उससे पूछा भविष्य में किसी मध्यस्थता में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, मौजूदा स्थिति में युद्ध विराम कितना मुश्किल है। जो स्थिति इस समय बनी हुई है यूक्रेन और रूस के बीच, उसमें मध्यस्थता किसी भी पार्टी के लिए बहुत डिफिकल्ट या यूं कहें एक असंभव सा टास्क है। लेकिन कम से कम मध्यस्थता की बात रूस कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और खासकर इन तीन ग्लोबल साउथ के देशों के का जो नाम ले रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति अगर देखें तो पुतिन क्या चाह रहे हैं, कैसी मध्यस्थता चाह रहे हैं। उनका एक कंडीशन है कि जो अप्रैल 2022 में इस्तांबुल में टर्की द्वारा और यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो एक समझौते का मसौदा पेशकश किया गया था, जिसके लिए इनिशियली पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन तैयार हो गया था, जेलेंस्की तैयार हो गए थे, हमें वो शर्त चाहिए। उसमें कई सारी बातें थी, जो मेन बातें वही थी जो रूस चाहता था, लेकिन उसमें यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी चाहता था। और सिक्योरिटी गारंटी कौन देगा ये क्लियर नहीं था, वो नेटो से करे या किसी से करे। तो उसका लबोलुआब ये है कि दोनों पार्टीज अगर चाहें तो मीडिएशन हो सकता है, लेकिन मीडिएशन के लिए दोनों पार्टीज को कॉमन एक एजेंडा लाना। और मीडिएशन का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि अगर दोनों पार्टी अग्री करें कि हमें शांत कराना है युद्ध या कोई भी, तभी वो मीडिएशन के प्रोसेस में जा सकता है। यूक्रेन का भी अपना एक नजरिया है जिसमें वो कहता है कि जो भी उनके टेरिटरीज जो हथियाए गए हैं रूस द्वारा, क्राइमिया को भी
उसमें इंक्लूड किया जाए, तभी वो मीडिएशन हो सकता है। उन्होंने तो भारत के लिए भी पेशकश की थी, जो पहले हमारी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थी वो आई थी, उन्होंने कहा था। बाद में सर्गे लावरोव ने भी ऐसा ही कुछ कहा, लेकिन भारत बहुत क्लियर है कि हम मीडिएशन के प्रोसेस में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन अगर दोनों ने अपनी सीमाएं बना ली हैं कि यही शर्तें होंगी तभी मीडिएशन होगा, तब ऐसे ऐसे में मीडिएशन करना संभव नहीं है। क्या यूक्रेन और उसके सहयोगी देश भारत, ब्राजील और चीन की मध्यस्थता के लिए राजी होंगे? इसमें क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं? देखिए, ये तो एक 3 जो राज्यों का मंच है वो बड़ा एक कहें बड़ा डिस्पैरेट है, यानी भिन्न भिन्न के राज्य इसमें है। जैसे इसके पहले भी चीन ब्राजील के साथ एक इनिशिएटिव कर रहा है कि वो मध्यस्थता करे या पीस फॉर्मूला दे या पीस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई वो फॉर्मूला लाए। भारत एक अलग है पार्टी, क्योंकि भारत और चीन की जो तलखी है शायद मीडिएशन में भी वो झलकने लगे, और भारत ये नहीं चाहता कि चीन को किसी भी तरह से तवज्जो दी जाए ऐसी प्रक्रियाओं में, और जाहिर है कुछ ऐसी ही अपेक्षाएं चीन को भी होंगी भारत के प्रति। तो ये तीनों देश का, लेकिन एक चीज है कि अगर ये तीनों राज्य आपस में मिल जाएं और बात करने की पहल करें और जो पश्चिमी दुनिया है उन पर दबाव डाले, तो ये बात हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी पार्टी है नेटो, अमेरिका और वेस्ट, उनको कैसे कौन लाएगा? चीन के कहने पे तो वो आएंगे नहीं, भारत के कहने पे वो आएंगे नहीं, या ब्राजील के कहने पे। उनकी अपने शर्तें हैं, उनके अपने प्रायोरिटीज हैं। उस प्रायोरिटी में भारत, चीन, ब्राजील फिट करता है कि नहीं? और ये तीनों राज्य जो हैं अगर आप देखें तो ये लोग कहेंगे कि रूस के पक्षधर हैं क्योंकि इन्होंने उन पर सैंक्शन नहीं लगाए। तो ये एक बड़ी विकट स्थिति होगी। दिमित्रो कुलेबा जो पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं यूक्रेन के, उन्होंने पेशकश की थी कि चीन गए थे और उन्होंने कहा था कि शी जिनपिंग या चीन ये पहल कर सकता है, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल आया। तो जब तक पार्टीज जो हैं, और इसमें पार्टी सिर्फ यूक्रेन और रूस ही नहीं है, इसमें पार्टीज हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन भी हो सकता है, नेटो भी हो सकता है, यूनाइटेड नेशंस पार्टी बन सकता है, अमेरिका बहुत बड़ी पार्टी है जो इसको। तो जब तक मतैक्य नहीं होगा इन संस्थाओं में कि कैसे मीडिएशन किया जाए, किसी भी राज्य के लिए या किसी भी संस्था के लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम वो बैठ के या वो डिसाइड कर पाए कि ये इसका शांति या समाधान निकल सकता है। रूस यूक्रेन में भारत की भूमिका पर हमने मास्टर क्लास में भी विस्तार से बात की है। अगर आपकी इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एपिसोड का लिंक है, आप वो देख सकते हैं। तो यहीं तक था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी बांग्लादेश से आई है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना और भारत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात की है। इंटरव्यू में बोले, शेख हसीना को राजनीतिक बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए। अगर भारत उन्हें रखना चाहता है तो शर्त यही है कि प्रत्यर्पण की मांग किए जाने तक हसीना शांत रहें। भारत को ये वहम छोड़ देना चाहिए कि आवामी लीग के अलावा बाकी सभी पार्टियां इस्लामी हैं और शेख हसीना के बिना बांग्लादेश अफगानिस्तान बन जाएगा। शेख हसीना किसी दौरे पर भारत नहीं गई हैं, बल्कि जनता के विद्रोह और गुस्से के बाद उन्हें भागना पड़ा। शांत रहने की बजाय वो वहां बैठे बैठे निर्देश दे रही हैं। ये ना तो हमारे लिए अच्छा है और ना ही भारत के लिए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो रहा है। शेख हसीना ने 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, फिर देश छोड़कर वो भारत आ गई। तब से वो भारत में ही हैं। 13 अगस्त को उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर अराजकता फैलाने वालों को सजा देने की अपील की थी। अब बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ, जो चीन से है। चीन ने इंटर कंट्री अडॉप्शन प्रोग्राम को बंद कर दिया है, यानी विदेशी नागरिक अब चीनी बच्चों को गोद नहीं ले सकेंगे। ये अडॉप्शन प्रोग्राम 1992 से चला आ रहा है। इसके तहत दूसरे देशों के लोग चीनी बच्चों को अडॉप्ट करते थे। इसमें अमेरिका सबसे आगे था। अमेरिकी परिवारों ने अब तक 82,674 चीनी बच्चों को गोद लिया है। 1980 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। पॉलिसी के तहत कपल्स को एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर रोक थी। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाता था। कई मामलों में जेल भी भेजा जाता था। इसी पॉलिसी को लागू कराने के लिए जबरन ऑपरेशन और नसबंदी तक कराई गई। इससे बचने के लिए लोग अपने बच्चों को रिश्तेदारों और दूसरे परिवारों के पास रखने लगे। अनाथालयों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। तब 1990 में चीन ने विदेशी नागरिकों के लिए अडॉप्शन का प्रोसेस शुरू किया।
अब चीन इस प्रोग्राम को बंद कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इसकी जानकारी दी। कहा, अब सिर्फ वही लोग चीनी बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं जिनके ब्लड रिलेशंस है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा, हमें उन लोगों के प्रति सहानुभूति है जिनकी अडॉप्शन प्रक्रिया अधूरी रह गई। चीन में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने चीन के सिविल अफेयर्स मिनिस्टर से लिखित जवाब मांगा है। अब तीसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं जो फ्रांस से आई है। आखिरकार फ्रांस को फुल टाइम प्रधानमंत्री मिल गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मिशेल बर्निये को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फ्रांस में पिछले 50 दिनों से कार्यवाहक सरकार चल रही थी। क्यों? क्योंकि जुलाई में संसदीय चुनाव के बाद तत्कालीन पीएम गैब्रियल अटल ने इस्तीफा दे दिया। उसी समय पेरिस में ओलंपिक गेम शुरू होने वाले थे, इसलिए मैक्रों ने उनको कुर्सी पर बने रहने के लिए कहा। 11 अगस्त को ओलंपिक्स खत्म हो गया, फिर नए सिरे से प्रधानमंत्री चुनने की कवायद शुरू हुई। 5 सितंबर को मैक्रों ने बर्निये के नाम पर मुहर लगा दी। मिशेल बर्निये की कहानी क्या है, ये समझ लेते हैं। 73 की उम्र है, पॉलिटिकल करियर लगभग 5 दशक लंबा रहा है। इस दौरान उन्होंने ईयू और फ्रांस के लिए कई अहम जिम्मेदारियां संभाली, जैसे ब्रेक्जिट के दौरान ईयू की तरफ से नेगोशिएट किया। ब्रेक्जिट माने ब्रिटेन के ईयू से अलग होने की प्रक्रिया। ब्रिटेन ने जून 2016 में ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह करवाया, जिसके बाद उसने आधिकारिक तौर पर ईयू छोड़ दिया। ईयू के अलावा बर्निये फ्रांस के लिए विदेश मंत्री, यूरोपियन अफेयर्स, पर्यावरण और कृषि जैसे मंत्रालय संभाल चुके हैं। 2 बार वो यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर भी रहे। बर्निये का ताल्लुक द रिपब्लिकन पार्टी से है। जुलाई 2024 में हुए चुनाव में ये पार्टी चौथे नंबर पर थी। फ्रांस में प्रधानमंत्री की शक्तियां सीमित होती है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि सुचारू ढंग से सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी है। संसद में बहुमत का आंकड़ा है 289। जुलाई 2024 में चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी न्यू पॉपुलर फ्रंट NPF। उनके पास 193 सीटें थी, बहुमत के आंकड़े से 96 कम। मैक्रों ने NPF के उम्मीदवार को खारिज कर दिया। मैक्रों का गठबंधन 166 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर मरीन लापेन की नेशनल रैली थी। नेशनल रैली धुर दक्षिणपंथी पार्टी है। जुलाई 2024 में पहले राउंड की वोटिंग में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। फिर उसको हराने के लिए लेफ्ट पार्टियों ने समझौता कर लिया। उन्होंने कई जगहों पर आपसी सहमति से अपने उम्मीदवार हटाए ताकि लेफ्ट का एकमुश्त वोट किसी एक उम्मीदवार को जा सके। इस तरह उन्होंने नेशनल रैली को तीसरे नंबर पर रोका। इस खेल में मैक्रों और उनका गठबंधन भी शामिल था। हालांकि चुनाव के बाद समीकरण बदल गया। मैक्रों ने लेफ्ट के पीएम कैंडिडेट की बजाय मिशेल बर्निये को कुर्सी दी है। बर्निये सेंटर राइट माने जाते हैं। नेशनल रैली की मरीन लापेन ने सदन में उनका समर्थन करने की बात कही है। लेफ्ट पार्टियों ने बर्निये का विरोध करने का दावा किया है। ऐसे में लापेन के पास निर्णायक शक्ति आ गई है। उनके बिना बर्निये का सरकार चलाना मुश्किल होने वाला है। आज की चौथी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं जो अमेरिका से आई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने टैक्स चोरी का आरोप स्वीकार कर लिया है। उन पर 2016 से 2019 के बीच 12 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। उनके खिलाफ 5 सितंबर से मुकदमे की शुरुआत होने वाली थी। इससे पहले ही उन्होंने सरकारी वकीलों के साथ डील कर ली। डील के तहत हंटर ने आरोप स्वीकार किया। बदले में जिरह का प्रोसेस रोक दिया गया। अब हंटर को 16 दिसंबर 2024 को सीधे सजा सुनाई जाएगी। उनकी अधिकतम 17 बरस की जेल और 8.5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। ये 2024 का दूसरा केस है जिसमें हंटर बाइडेन दोषी साबित हुए। जून में उनको गलत जानकारी देकर बंदूक खरीदने का दोषी पाया गया था। टैक्स चोरी के मामले में जब हंटर को सजा सुनाई जाएगी तब तक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पूरा हो चुका होगा। 5 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला है। हालांकि नया राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 को शपथ लेगा। बाइडेन चाहें तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने बेटे को क्षमादान दे सकते हैं, मगर वो पहले ही इससे मना कर चुके हैं। तो आज के दुनियादारी में बस इतना ही। इन मसलों पर आप क्या राय रखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।